हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 1 जून से लेके 7 जून तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहले इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपके पास आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये इनको कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को, और इसके बाद हम अपने पहले सेक्शन पे आते हैं जिसका नाम क्या है अपॉइंटमेंट्स, और आ जाती है आपके पास पर्सन इन न्यूज़। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और जो स्टैटिक ऐड होता होगा उसके बारे में, मतलब स्टैटिक को भी ऐड करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और पहला इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे जिसका नाम आता है कि अपॉइंटमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने पुरानी वाली वीडियोस को कंप्लीट कर लिया होगा, शीट कंप्लीट होगी आपके पास, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने करंट अफेयर के साथ यहाँ पर एक्सटेंशन पे आपको देखने को मिलेगी। एक्सटेंशन मतलब वहीं से बड़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है बच्चे, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं कहाँ के? पुर्तगाल के। गौर करना, ठीक है, इससे पोर्टुगल भी पढ़ सकते हैं, पुर्तगाल भी पढ़ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, गौर करो। देखो कहता है यहाँ पे लुई फिलिप। अब लुई फिलिप मॉन्टेनेग्रो, अब तो नाम बहुत खतरनाक होते हैं एक तो इनके। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद कर लो मॉन्टेनेग्रो या फिलिप याद कर लो। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी से इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। कहाँ का? पुर्तगाल का। ठीक है, कहता है कितनी सीटें थी? तो 91 सीट्स इन दी 230 मेंबर लेजिस्लेचर इन दी इलेक्शन। ठीक है, हमारे किसी काम का नहीं है कि किस पार्टी से थे, कितने वोटों से जीते, हमसे कभी पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछता है। हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाला बन गया कि कौन अपॉइंट हुए हैं, एक हमारे लिए ये काम का बन गया। ठीक है, उसके अलावा पुर्तगाल की राजधानी क्या आती है हमारे पास? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आइए अब पहले फैक्ट सीख लेते हैं। पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं थोड़ी सी, और फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं किसके ऊपर? न्यूज़ पे और स्टैटिक जोड़ते हैं। ठीक है, गौर करो। अगर आप गौर कर पाएंगे तो यहाँ कहीं पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे? पुर्तगाल। और पुर्तगाल किस तरफ क्या दिख रहा है आपको? स्पेन। और गौर करोगे तो कॉन्टिनेंट कौन सा है? कॉन्टिनेंट है यूरोप। तो मतलब यूरोप का ये नॉर्थ हो गया, यूरोप का ये साउदर्न हिस्सा हो गया, ये कौन सा आ गया? वेस्टर्न। तो सीधे हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया कि जो पुर्तगाल है वो यूरोप के वेस्टर्न मोस्ट हिस्से पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब वेस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन सी आती है? तो हम गौर करेंगे कौन सी आती है? पुर्तगाल। ठीक है, और वाटर बॉडी की बात करें तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक दो फैक्ट सीखते हैं और क्या क्या जुड़ सकता है वो जोड़ते हैं। ठीक है, गौर करो। अगर आप गौर करोगे तो पुर्तगाल से भी नीचे यहाँ पर गौर करो क्या आ रहा है? स्पेन आ रहा है अपने पास, और स्पेन के नीचे क्या स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे मोरक्को स्टार्ट हो रहा है। कॉन्टिनेंट कौन सा है मोरक्को का? अफ्रीका। और स्पेन का कौन सा आता है आपके पास? यहाँ पे यूरोप। तो ध्यान देते हैं बेटा, यहाँ पर एक स्ट्रेट आता है, यहाँ पर एक स्ट्रेट बनता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या नाम है इसका? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है बच्चे, ये किन दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है? तो यूरोप और अफ्रीका को। और कंट्री पूछा जाएगा तो कंट्री का आंसर स्पेन और मोरक्को आपको यहाँ पर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो एक स्टैटिक हम इसके साथ ये सीखेंगे, और उसके अलावा हम इसी के बारे में पूरी की पूरी बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आओ देखो समझो। यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है बच्चे, हम पुर्तगालियों को भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया में आने वाली, गौर करेंगे, इंडिया में आने वाली फर्स्ट टू कम टू इंडिया, ध्यान देंगे, इंडिया में आने वाली पहली यूरोपियन पावर कौन सी थी बच्चे? तो पहली यूरोपियन पावर ही पोर्टुगल थी। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो भारत में आने वाले सबसे पहले कौन हुए? पुर्तगाली हुए। या पहले यूरोपियन कौन हुए जो समुद्र के रास्ते आए? तो वो कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, इन्हीं पुर्तगालियों की जब हम बात करते हैं तो 1498 में इनकी कहाँ पर एंट्री होती है? भारत में इनकी एंट्री होती है। ठीक है, और आने वाला कौन था? तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वास्को डी गामा यहाँ पर आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब हम सेकंड इसी के साथ का देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड लास्ट टू लीव। लास्ट टू लीव क्यों बोल रहे हैं बच्चे? क्योंकि भारत को आखिरी में छोड़ के जाने वाले भी कौन हुए? तो वो भी पोर्टुगीज ही हुए। ठीक है, अब लास्ट टू लीव का मतलब क्या है? ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए इन्होंने एक्चुअली में हमारी 3 एरियाज को कैप्चर करके रखा हुआ था। ठीक है, जिसमें से एक कौन सा आ जाता है बच्चे हमारे पास? गोवा, और एक आ जाता है हमारे पास दमन, और एक आ जाता है दीव। तो ये 3 एरियाज किसके पास थे? तो ये तीनों एरियाज किसके
पास आते थे, पोर्टुगीज के पास आते थे, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा कि जब हमने लिबरेट करवाया किसको बच्चे, अब यहाँ से ये जाएंगे तो जाना अब ये नहीं कि खुद चले गए, ठीक है, भगाना पड़ा यहाँ से, तो इनको भगाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और उसका नाम आता है आपके पास ऑपरेशन विजय, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर 1961 को चलाया जाता है और इस ऑपरेशन विजय के अंदर हम इंडिया से किसको बाहर फेंकते हैं, पोर्टुगीज को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन अपने पास। अब एक गौर करेंगे और यहाँ पे एक और चीज समझेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर इनको अलग मतलब लिबरेट हो गया, ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो गोवा था अपने पास प्लस अपने पास कौन से एरियाज थे, दमन एंड दीव, ये तीनों के तीनों बच्चे क्या बनते हैं, सबसे पहले ये तीनों के तीनों हमारे पास यूनियन टेरिटरी बनते हैं। क्लियर हो गया, यूनियन टेरिटरी बनते हैं। उसके बाद आज भी दमन और दीव हमारे पास क्या है, यूनियन टेरिटरी है। गोवा को 30 मई 1987 को किसका दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपने 30 मई 1987 को गोवा को किसका दर्जा दिया जाता है, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। निकल गया एक और क्वेश्चन अपने पास। अब हम एक और चीज सीखते हैं जो कि इसके साथ की ही है और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। समझो बच्चे, देखो अभी एक बच्चा आया था जिसका मैं चंडीगढ़ पुलिस का पेपर देख रही थी, वहां पे क्वेश्चन देखो क्या था, वहां पे एक क्वेश्चन था बच्चे ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना है, एक ऑपरेशन विजय तो वो है जिसमें हमने पोर्टुगीज को इंडिया से निकाला था, ये हमें क्लियर है। और एक ऑपरेशन विजय बच्चे कौन सा वाला है, तो आप याद रखेंगे कारगिल के साथ आता है, ठीक है। खैर जो कारगिल वाला है उसका पूरा नाम इस तरीके से लिखा जाता है कारगिल विजय दिवस। जो पेपर में क्वेश्चन था वो ये था कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो गौर करेंगे 26 जुलाई हर साल हम क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो एक ऑपरेशन विजय कारगिल के साथ है, याद रखना, और एक ऑपरेशन विजय किसके साथ है, जब हमने गोवा को लिबरेट करवाया था, किससे, पोर्टुगीज से, ठीक है। एक और क्वेश्चन सीखते हैं, देखो एक और सीखते हैं। जब हम गोवा की बात करते हैं, ठीक है, गोवा इंडिया का फर्स्ट स्टेट था, याद रखना, जिसके पास क्या था, फर्स्ट स्टेट था जिसके पास क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या था बच्चे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो किसके अकॉर्डिंग चलता था, तो उसे कहा जाता था पोर्टुगीज सिविल कोड, उसको कहा जाता था, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। मैं ईयर भूल रही हूँ, 1897 है शायद, आप चेक कर लेना इसको एक बारी के लिए। तो यहाँ पर याद रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ादी से पहले किसके पास था, गोवा के पास था। भारत की आज़ादी से पहले गोवा के पास था और आज़ादी के बाद किस राज्य के पास है, तो उत्तराखंड के पास है। ये हम यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाता है और इसके साथ जो जो जुड़ सकता था वो हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं। अगला आता है बच्चे वाडा के बारे में, ठीक है। गौर करना, समझना वाडा क्या है, क्या काम करता है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। गौर करते हैं, कहता है यहाँ पर पहले वाडा के बारे में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। गौर करना, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एंड इंटरनेशनल, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसको बनाया गया है, जिसको फंडेड इक्वली बाय द स्पोर्ट मूवमेंट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ से हमें थोड़ा बहुत ही पता लग रहा है, अच्छे तरीके से समझते हैं कि वाडा क्या काम करता है और वाडा के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। गौर करते हैं, ठीक है, समझिए। अच्छा, वाडा बना कब था, तो वाडा कब बना था, 10 नवंबर, याद रखेंगे 1999, ठीक है। कब बना था, 10 नवंबर 1999, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब आते हैं और समझते हैं कि वाडा करता क्या है बच्चे। देखिए, आप सबको पता है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कई बारी वो अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए या अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, अपने स्टेमिना, अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए वो स्टीरॉयड हो गया या ऐसे कोई इलीगल ड्रग्स और मेडिसिन लेते हैं मतलब अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरीके से अगर कोई लेता है तो उनको चेक करने के लिए, उनको चेक बैलेंस करने के लिए एक बॉडी बैठी हुई है और उस बॉडी का नाम क्या आता है बच्चे, वाडा। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और वाडा के पास एक अपनी पूरी की पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट में पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि ये फलाना जो मेडिसिन है या फलाना जो ड्रग है, ये क्या है, ये इलीगल है, ये बैन है, कहाँ पर, गेम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या कहता है बेटा इसके बाद का, वाडा बना कहाँ पे था, तो आप याद रखेंगे ये बना कहाँ पे था, लाओसाने। और लाओसाने कहाँ पर आता है बच्चे, स्विट्जरलैंड पे, ये याद रखना है, ठीक है।
बना वहाँ पे था, ये बात अलग हो गई, ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कनाडा से बनने वाला, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, गौर करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसके पास है बच्चे, कनाडा के पास है। निकल गया क्वेश्चन। सेकंड हम यहाँ पर याद रखेंगे, जब भी हम कनाडा की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, आपको कई बार क्लासेस में भी करवाया हुआ है कि सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे 1930 में, वो कहाँ पर हुए थे बच्चे, तो वो कनाडा में हुए थे, ठीक है। निकल गया एक और क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है अगला आता है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। अब जो बच्चे रेगुलरली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में, जब हमने कई बारी बात करी है, किसके बारे में, जब हमने कई बार पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस के बारे में, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो जब भी हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं बेटा, यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन है बच्चे, तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, और उन 6 ऑर्गनों में से एक आता है आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद एक आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक आता है आपके पास यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, लिख लेंगे आप इसको, ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसके बाद एक आता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इकोसोक पढ़ते हैं इसको, वैसे ECOSOC लिखते हैं ना, इकोसोक आ गया आपके पास। एक आता है बच्चे आपके पास यूएन का सेक्रेटरीट आ जाता है, और एक बॉडी आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या नाम आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकी सब के हेडक्वार्टर गौर करना, इन 5 के हेडक्वार्टर तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके हेडक्वार्टर आपको हेग नीदरलैंड पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपके पास ये भी बन जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं बच्चे, 6 मेन ऑर्गन्स हैं। और जब हम यूएन की बात करते हैं तो यूएन कब बना था, आपको बताया हुआ है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो 26 जून 1945 को हमारे पास क्या बना था बच्चे, हमारे पास मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना है क्या अपने पास यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया हुआ है, द टर्म यूनाइटेड नेशन किसने दी थी, तो आप याद रखेंगे फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन, यूएस के प्रेसिडेंट आ जाते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और बना कब था बता दिया, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर दिखते हैं आपको, न्यूयॉर्क यूएसए पे इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये अभी हम यूएन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो मैं क्या बोलने जा रही थी, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ यूएन के 6 ऑर्गन हैं, 6 में से जो ये दूसरा वाला ऑर्गन दिख रहा है हमें, इसी से रिलेटेड हमें न्यूज़ कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है आज के करंट अफेयर में, ठीक है। गौर करेंगे, समझेंगे। कहता है बच्चे फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, एनालेना बेयरबॉक, वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन, और 80th सेशन ऑफ कहाँ का, न्यूयॉर्क यूएसए बेस्ड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ठीक है। गौर करना, ये नए प्रेसिडेंट बने, काम की न्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। और ये कितने वोटों से जीती है बेटा, तो 167 वोट से, इतना काम का नहीं है कितने वोटों से जीती, पर हमें नाम इनका याद रखना पड़ेगा। अब एनाबेल याद रख लो यार तुम, है ना, ऐसे एनाबेल याद कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। हाँ ऐसे याद कर लो, एनाबेल से डर लगता है तो भैया है ना, अब ऐसे समझ लो, कैसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। देखो एनालिन की अगर हम बात करते हैं, ये पहली औरत है, कहाँ से, वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से, और 5वीं औरत है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। अब बात हो रही है 5वीं औरत है, तो 5वीं औरत अब कौन कौन सी थी, बाकी 4 हमारे पास काम का नहीं है, पर हमारे पास एक चीज़ काम की आती है कि इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हमारे पास, हमारी इंडिया से भी एक गई थी, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम आता है आपके पास विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम आता है इनका आपके पास, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। और विजय लक्ष्मी पंडित की जब हम बात करते हैं, ये 8वें नंबर की वहाँ प्रेसिडेंट थी 1953 से लेकर 1954 तक, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो 1953 से लेकर 54 तक, ठीक है, 8वें नंबर की प्रेसिडेंट कौन थी वहाँ पर, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये पहली भारतीय वुमेन बनती हैं जो कहाँ पर बैठती हैं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सेशन को इसको यहाँ
पर हेड करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए क्या लिखा है अगला, कहता है द 1 ईयर प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमंग द वर्ल्ड्स बॉडीज 5 रीजनल ग्रुप्स। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ का। अब ऐसा नहीं है कि एक बारी में एक ही बंदा 2-2, 3-3 साल हेड 3-3, 4-4 साल हेड कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंसी घूमती रहती है। ठीक है, ग्रुप वाइज चलती रहती है, कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, इस तरीके से चलती रहती है। अगला कहता है इसके बाद का, अब देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कब बना था, 1945। क्योंकि देखो बेटा, इनकी मतलब ऐसा समझ लो ये 6 बच्चे हैं, तो इनकी मम्मी कौन है, इनकी मम्मी का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन है ना, सीधी बात हो गई। ठीक है, तो कहता है 193 कंट्रीज है, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, न्यूयॉर्क यूएसए में। कहता है इट इज़ द मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या काम करती है, डिस्कशन, चार्टर वगैरह सब कुछ इंट्रोड्यूस करती रहती है। असेंबली मिलती कब है बच्चे, तो असेंबली मिलती है सितंबर में, सितंबर से दिसंबर हर साल के लिए, जो मेन इसका पार्ट चलता है। उसके अलावा फिर इस तरीके से मिलती रहती है। ईच ऑफ द मेंबर स्टेट्स हैज़ 1 वोट। अब ये सब हमारे इतने काम का नहीं है, कितने वोटों से कितना क्या क्या, बस आपने नाम याद रखना है, वो हमारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है आपके पास, अगला आता है पोलैंड से रिलेटेड। ठीक है, गौर करना, देखो यहाँ पे अगर हम पोलैंड की बात करें, पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो पोलैंड कहाँ पर आता है, पोलैंड आता है सेंट्रल यूरोप में, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कैपिटल क्या आती है इसकी, वर्सावा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्साव या वर्सावा जो भी आप कहना चाहें। बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है, तो एक वाटर बॉडी भी है, क्या नाम है इसका, बाल्टिक सी। फिर रशिया आ गया आपके पास, लिथुआनिया आ गया, बेलारूस आ गया, यूक्रेन आ गया, स्लोवाकिया आ गया, चेक रिपब्लिक आ गया, जर्मनी आ गया, इन सब के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना लेंगे। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर काम इसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इनके साथ ये क्या करती है, अपनी बॉर्डर को शेयर करती है। ठीक है, अब इसके कौन अपॉइंट हुए हैं, गौर करना बच्चे, इसके कौन अपॉइंट हुए हैं, प्रेसिडेंट। तो उनका नाम क्या है, करोल नवरोक्की। ठीक है, आप याद रखेंगे। और ये क्या बने हैं अभी यहाँ पर, प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना बेटा, किसे हराया, कितने, इतने हमारे काम का नहीं है, हमें इतना ज़रूर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और एक बात आप और याद रखेंगे बच्चे पोलैंड के बारे में। एक तो ये भी न्यूज़ बन जाती है कि पिछले साल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पोलैंड भी गए थे। ठीक है, तो वो इतना काम का नहीं, उसमें कोई और डेटा नहीं था। ठीक है, सेकंड आप यहाँ पर एक चीज़ और सीख सकते हैं बेटा कि पोलैंड की जो बाउंड्रीज़ हैं वो फिक्स नहीं रही। ठीक है, वो फिक्स कब होती हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है, उसके बाद उनको फिक्स किया जाता है। मतलब बाउंड्रीज़ का पंगा चलता रहता है, किसका, पोलैंड का चलता रहा है। ठीक है, हो गया एक और क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे आते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अगला आता है CII, गौर करेंगे। ठीक है, CII क्या है बच्चे, ये एक आप ऐसा कह सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म आपके पास आता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो जितनी भी इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उनको मैनेज करना, ठीक है, उनको मैनेज करना, उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखना, कंट्रोल करना, उन पे काम करने का काम कौन सी बॉडी करती है, CII करती है। और ध्यान देने वाली बात है, CII अभी नहीं बनी है, ये कब की बॉडी है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तब की बॉडी है। और इसके हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके अभी चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है बेटा इनका, तो सॉरी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आता है राजीव मेहमानी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया, बाकी उसके बाद इन्होंने किसको सक्सीड करा है, संजीव पुरी को, ये हम कवर कर लेंगे। और उसके साथ एक और चीज़ है, देखो क्या लिखा है, कहता है R मुकुंदन, ठीक है, MD and CEO of Tata Chemical Limited has assumed office as CII president। गौर करना, प्रेसिडेंट तो ये बने, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए किसका नाम निकल कर आया है, R मुकुंदन का। तो अभी कौन है, राजीव मेहमानी, बाद में कौन होंगे, R मुकुंदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं। ठीक है, अगला वाला, अगला क्या कहता है आपके पास, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, आइए क्या नाम है इनका, ली जे म्यूंग। ये लीडर हैं किसके, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के। और ध्यान रखना, साउथ कोरिया को ही रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ था एक्चुअली में कि इनकी इम्पीचमेंट हुई थी, और इनकी नहीं सॉरी इम्पीचमेंट हुई थी यून सुक योल की, इनकी इम्पीचमेंट हुई थी। फिर थोड़ा सा इशू हो गया था, इनको अरेस्ट कर लिया था, तो तब से सीट वैकेंट थी, और अब इस सीट को क्या किया गया है, फुलफिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैप, और मैप के साथ इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। ठीक है, देखो साउथ कोरिया की राजधानी क्या आती है, सियोल, आपने याद रखना है। और गौर करेंगे यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है किसके बीच में, नॉर्थ कोरिया और
साउथ कोरिया के बीच में, जो कि आती है आपके पास 38th पैरेलल। क्या नाम आता है इसका? 38th पैरेलल। तो 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से क्या कर देती है? अलग कर देती है, ठीक है। और अभी आप लास्ट में एक न्यूज़ पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट डे। उस एनवायरनमेंट डे को होस्ट करने के लिए, होस्ट करने वाली कंट्री भी कौन है इस बारी? तो साउथ कोरिया ही है, ठीक है। ये आप वहाँ पर कवर करेंगे आगे चलकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है एडीसी के प्रेसिडेंट, एडीसी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। समझते हैं क्या चीज़ें हैं, बात करते हैं। आइए, एक टर्म आप यहाँ पर गौर करेंगे। पहले टर्म का नाम है बच्चे एडीडी कैंप। क्या नाम है यहाँ पर इसका? तो एडीडी कैंप। गौर करना, एडीडी कैंप बच्चे एक फ्रेंच टर्म है, ध्यान रखना है। ये फ्रेंच एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, फ्रेंच टर्म है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं आर्मी में हेल्प करने वाले कुछ लोग, ठीक है, कह सकते हैं जो मिलिट्री कैंप्स होते थे वहाँ पर जो हेल्प करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको एडीडी कैंप कहा जाता था। अब इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्या कहता है? कहता है ये जो एडीसी होते हैं बच्चे, ये पर्सनल असिस्टेंट और कई बारी सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं। किसके लिए? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना है आपने, ठीक है। प्रेसिडेंट ही नहीं, गवर्नर हो सकते हैं, उसके अलावा कोई आर्म्ड फोर्सेस के कोई सीनियर हो सकते हैं, उनके लिए भी क्या करते हैं? ये हेड करते हैं, ठीक है, मतलब उनको असिस्ट करते हैं। कहता है एडीसी का एक्चुअली में मेन काम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बना के रखना। किसके बीच में? प्रेसिडेंट और वेरियस आर्म्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। एक क्वेश्चन देखो, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन होते हैं बच्चे? इनका आर्म्ड फोर्सेस से इतना क्या लेना देना है, तो आप याद रखेंगे सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कौन होते हैं बच्चे? तो हमें पता है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पास कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन निकल गया एक और अपने पास। अब आते हैं न्यूज़ पे और क्या लिखा हुआ है, ठीक है, गौर करो। कहता है लेफ्टिनेंट कमांडर कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है वो एडीडी कैंप बनी है। किसकी बच्चा? अभी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की, ठीक है। शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, इंडियन नेवी से आने वाली पहली वुमेन ऑफिसर हैं जो क्या करेंगी बेटा? जो एडीसी के लिए यहां पर काम करेंगी, मतलब हमारे राष्ट्रपति के लिए क्या करेंगी? ये पर्सनल असिस्टेंट का काम वहां पर करेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके साथ क्या लिखा है? एक्चुअली में हमारे प्रेसिडेंट के साथ कितने एडीज होते हैं? तो आप याद रखेंगे 5 होते हैं, जिसमें से 3 आर्मी से आते हैं, बाकी 2 कहां से आते हैं? एयरफोर्स और नेवी से आते हैं। इन एडिशन प्रेसिडेंट में चूज ऑफिसर्स फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। क्यों बेटा इतनी पावर क्यों है? क्योंकि वो कौन होते हैं? वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो वो चूज भी कर सकते हैं, इसमें कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। जब हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो गौर करते हैं सबसे पहले आर्मी डे पे, फिर कौन सा एक हम यहाँ पे गौर करेंगे, नेवी पे आ जाते हैं, और उसके बाद आ जाता है आपके पास एयरफोर्स, ठीक है। कई बार आपको बताया हुआ है आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेवी कब मनाते हैं? तो नेवी हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। एयरफोर्स हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। आर्मी के चीफ कौन है अभी? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, याद होगा आप सबको। एयरफोर्स के कौन है अभी? तो अमरप्रीत सिंह। और नेवी के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे? यहाँ पे नेशनल और नेशनल के बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है भारत जन। अब जन मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे? जनरेटिव एआई की बात हुई है। जनरेटिव मतलब जो भी हम एक्शन, जो भी हम ऑर्डर या प्रॉम्प्ट या फिर हम कमांड देते हैं एआई को, और उसका ढूंढना और चीज़ों को बनाकर देना, उसको हम जनरेटिव वर्ड यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आइए न्यूज़ पे पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सरकारी जनरेटिव बनने जा रहा है, ठीक है। बोलने का मतलब है, अगर मान लेते हैं मैं और आप किसी जगह पर फंस गए हैं, फंसना बोलने का मतलब है हम किसी और स्टेट पे गए हुए हैं, तो अगर हम किसी और स्टेट पे गए हैं तो एक्चुअली में सबसे बड़ा बैरियर क्या दिखता है हमें वहाँ पे? सबसे बड़ा बैरियर होता है लैंग्वेज का बैरियर, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, समझो क्या लिखा हुआ है। कहता है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड, सरकार का फंड किया हुआ एआई बेस्ड हम मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने जा रहे हैं, जो कि सपोर्ट करेगा कितनी लैंग्वेजेस को? 22
इंडियन लैंग्वेजेस को, कुछ याद करो, हमारे 8वें शेड्यूल के अंदर भी कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 की ही बात होती है, ठीक है। कहता है ये भारत जनरेटिव समिट जो है ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट होगा जो जनरेटिव एआई एलएलएम के लिए काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें फिर एक हैकाथॉन भी होगा यहाँ पर पूरा का पूरा। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत जन को डेवलप कौन कर रहा है, तो याद रखना नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। अच्छा अब ये कहाँ के हैं सारे के सारे, तो गौर करना आईआईटी बॉम्बे, ये क्वेश्चन स्टार मार्क करने वाला हो जाएगा बेटा, ये स्टार मार्क करने वाला हो जाएगा कि आईआईटी बॉम्बे ही किसे बनाने जा रही है, भारत जनरेटिव एआई को यहाँ पर बनाने जा रही है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जो कल्चरल गैप आ जाता है हमारे और अदर स्टेट्स के बीच में, उस गैप को फुलफिल करना, उस लैंग्वेज बैरियर को फुलफिल करने का काम करेगी ये भारत जन, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एडीबी के प्रेसिडेंट ने विजिट करा है कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। अब इसी न्यूज़ के अंदर 4-5 फैक्ट हैं, ठीक है, वो जोड़ेंगे समझेंगे, ठीक है। पहला देखते हैं, कहता है मसातो कांडा, ठीक है। अब आप इसे मस्त मस्त करके याद रखो, ठीक है। तो मसातो कांडा जो कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट है किसके, मनीला फिलिपियन बेस्ड एडीबी के जो क्या नाम है प्रेसिडेंट है, ये इंडिया में इन्होंने विजिट करा है और इंडिया में अर्बन स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कितना पैसा देने जा रहे हैं, $10 बिलियन, जिसमें हम मेट्रोज को बढ़ाएंगे। उसके अलावा जो आरआरटीएस होते हैं उनको आने वाले टाइम पर, आने वाले 5 सालों के अंदर बढ़ोतरी की बात की जाएगी। अगला कहता है इसी के साथ, क्या कहता है यहाँ पे, जो स्टेट गवर्नमेंट है त्रिपुरा की वजह उसको भी पैसा या उसको भी लोन दिया गया है ताकि वो अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स को या स्टेट के अंदर और ग्रीनरी को अपग्रेड यहाँ पर कर सके, ठीक है। 2 चीजें हो गई इसके साथ की। अब तीसरी समझो, तीसरा क्या हुआ बच्चे कि एडीबी ने पैसा देना था किसको, असम को, और असम में एक प्रोग्राम चलना था, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनना था जो कि मना कर दिया गया, ठीक है, जो कि क्या हो गया, विड्रॉ कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ की कुछ ट्राइब्स हैं, ट्राइब में जैसे नाम आता है आपके पास कार्बी, नागा, कछारी, आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं जो कि इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि ज़मीन को चेंज करके, मतलब उनकी लैंड को बदलकर आप क्या कर दें, प्रोजेक्ट एरिया में ले जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपोज करा था, इसीलिए जो किसको अभी लोन देना था यहाँ पे, मतलब लोन अभी जाना था किसको यहाँ पर, असम को, वो अब क्या कर दिया गया है, वो अब विड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके साथ याद रखेंगे। और एडीबी के मेंबर नेशन कितने आते हैं, 69, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1966 को, ठीक है। ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, पूरे साल भर की न्यूज़ है अब आपके लिए, ये ट्रिपल स्टार मार्क वाली है, ठीक है। गौर करना, पहले मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ फिर न्यूज़ में आते हैं, ठीक है। गौर करते हैं, पहले हम लास्ट के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जो हमारी इंट्रोडक्शन के काम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। आइए, आप सबको मैंने कई बार बताया हुआ है कि 2 फरवरी 1971 को, गौर करना, 2 फरवरी 1971 को इंडिया और ईरान रामसर नामक एक जगह पर मिलते हैं और वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम किसको बचाएंगे, हम वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे, जितना भी पानी के आसपास का रिलेटेड एरिया है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। फिर इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को कब ज्वाइन करा, 1 फरवरी 1982 को, पर उससे कुछ ही टाइम पहले, उससे 1 ही साल पहले इंडिया की पहली रामसर साइट बनती है, कौन सी बच्चे, तो कियोलाडियो नेशनल पार्क। और कियोलाडियो नेशनल पार्क कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। उसके साथ कौन सी आती है, चिलिका। और चिलिका अगर आपको पता होगा तो इंडिया की ब्रैकिश वाटर लेक है, ब्रैकिश मतलब खारे पानी की झील हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ बात करते हैं रामसर साइट्स की, तो वो किसके पास है, तमिलनाडु के पास है, याद रखना है आपने। और तमिलनाडु के बाद किसके पास है बच्चे, उत्तर प्रदेश के पास है। और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान बन जाता है तीसरा इंपॉर्टेंट राज्य, ठीक है। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सुंदरबन। आप सबको बताया हुआ है कि ये किसका होम है, याद करिए,
आई एम सो सॉरी, होम है किसका? रॉयल बंगाल टाइगर का। किसका है बच्चे ये? तो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है हमारे पास सुंदरबन। और सबसे छोटी रामसर साइट का नाम है रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये एरिया वाइज बात हो रही है बेटा, याद रखना। ठीक है, अब आइए न्यूज़ पे। अब आपको आई थिंक पहले यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, अब आते हैं हम न्यूज़ पे और न्यूज़ के साथ चीज़ों को देखते हैं। तो क्या हुआ है, इंडिया में अभी तक 89 रामसर साइट थी, जो कि बढ़ गई और बढ़कर अब कितनी हो चुकी है बेटा? तो आप याद रखेंगे 91 हो चुकी है। मतलब दो बड़ी ना, दो कहाँ की बड़ी? तो याद रखना है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने अनाउंस करा कि किचिहान पहलोदी और मिन्नार उदयपुर वेटलैंड इन राजस्थान एज न्यू रामसर साइट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। और राजस्थान में कितनी रामसर साइट हो गई? 4 हो गई। उसमें से एक सांभर आ जाती है, कियोलाडियो आ जाती है, और उसके अलावा ये 2 ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड पे बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किसके पास है? यूके के पास है। उसके अलावा किसके पास है? मैक्सिको। और तीसरा नंबर किसका है? तो तीसरा नंबर इंडिया का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस मेनार वाले के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है। कहता है ये जो मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, इसे बर्ड विलेज भी कहा जाता है। ठीक है, और बेटा क्यों कहा जाता है बर्ड विलेज? मैंने आपको कई बार बोला है कि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स का आना जाना ज़्यादा है। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, उसके साथ कहता है, अब ये आप मैप देख लेंगे पूरा का पूरा, जितनी भी रामसर साइट्स है उनकी फोटो है या फोटो ले लेंगे। ठीक है, अपने पास। अगला कहता है द किचहन वेटलैंड लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न थार डिस्ट्रिक्ट, ये आपने सब पढ़ लिया है। ठीक है, राजस्थान के साथ पिछले ही हफ्ते हमने सांगड़ी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। सांगड़ी को अब ये भी क्या मिला था? जीआई टैग मिला था, ये आपने कवर किया था साथ साथ ही। ठीक है, तो इसके साथ आपको वहाँ फैक्ट कराया हुआ है, वो आप इसके साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके साथ का अगला देखते हैं। ठीक है, अगला कहता है बेटा, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट को लेकर एक स्टैटिस्टिक्स पेश किया गया। मतलब सीधी सीधी बात है, एनवायरमेंट के डेटा को पेश किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा अगर हम बात करते हैं कि कितना पैसा, मतलब कितनी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब वो यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, गौर करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है बेटा यहाँ पर, कहता है कि ये जो एनएसओ, पहला क्वेश्चन बन गया कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश कर रहा है? तो एनएसओ लेकर आ रहा है, और इसने रिलीज करा है कि 8th एडिशन ऑफ पब्लिकेशन टाइटल एनवीसैट इंडिया, मतलब सीधी सीधी बात है एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। थर्मल पावर जनरेशन की बात करें तो वो बढ़ चुका है। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किसके थ्रू बेटा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये भी बढ़ चुका है इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा इनलैंड जो फिश प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, फैक्चुअल डेटा है और इसमें कुछ नहीं करना है, आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला याद करिए, उल्लास स्कीम, हमने पिछले हफ्ते इसके बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि मिजोरम जो है वो पहला राज्य बनता है, या फुली लिटरेट स्टेट जो है वो कौन बनता है हमारे पास? मिजोरम बनता है। ये क्लियर हुआ आपको? अब आइए उसी के साथ की न्यूज़ है। ठीक है, उल्लास का फुल फॉर्म क्या था आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है तमिलनाडु, त्रिपुरा और दिल्ली ये टॉप परफॉर्मर निकले हैं। किस लिस्ट के अंदर? गौर करना, वो फुली लिटरेट था। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट था। यहाँ पे कंसेप्ट किसके ऊपर जोर दे रहा है? एडल्ट लिटरेसी के ऊपर जोर दे रहा है। ठीक है, सर्टिफिकेशन मिला है अकॉर्डिंग टू फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, समझते हैं ये क्या बॉडी है, क्या करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, समझो। देखो, जो ये FLNAT है, मतलब जिसका फुल फॉर्म आता है आपके पास फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट आता है। ये टेस्ट क्या करता है बच्चे? एक्चुअली में देखो क्या होता है, ऐसे बच्चे या ऐसे सोसाइटी के अंदर एडल्ट बच्चे या लोग जो कि क्या कर गए बेटा, जो पढ़ाई फुलफिल नहीं कर पाए हैं, किसी भी कारण फुलफिल नहीं कर पाए हैं, उनके 3 टेस्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले तो उनको सिखाया जाएगा, पहले उन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा, जिसमें एक होगा बच्चे आपके पास, उनको सबसे पहला काम करवाया जाएगा रीडिंग के ऊपर। सेकंड उनका काम किया जाएगा किसके ऊपर? राइटिंग के ऊपर जोर दिया जाएगा। और तीसरा उनकी न्यूमरेसी मतलब नंबरों में वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो पहले ये सब चीज़ें उनको क्या किया जाएगा? सिखाई जाएंगी। सिखाने के बाद 150 नंबर का टेस्ट होगा, और जो क्वालिफाई करेगा उसे क्या दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या कहता है समझो, तमिलनाडु ने अचीव कर लिया है 100%, याद रखना है, मतलब
वहाँ के जो एडल्ट हैं वो अब लिटरेट में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। सेकंड याद रखना है कौन सा, 99.3%, और उसके बाद आता है त्रिपुरा 98.1%। उसके अलावा और भी कुछ राज्य आते हैं जिनों में मतलब जिनमें लोअर सर्टिफिकेशन देखा जाता है, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट उतने नहीं गए जितने जाने चाहिए थे, जिसमें से एक नाम उत्तराखंड है, उसमें एक नाम गुजरात है, और एक कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और एक बात और याद रखना, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि जो सेंसेस होते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है, वो इसके साथ मत जोड़ देना, वो तो एक अलग जनगणना है, उसमें तो लिटरेसी की डेफिनेशन ही अलग है, ठीक है। यहाँ लिटरेसी अलग चल रही है अपने पास, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला ट्रिपल स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इससे पेपर में क्वेश्चन के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए, कहता है बच्चे, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने अनाउंस कर दिया है, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करवाती है किसको, इन सेंसस को, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर जो 16वें नंबर के डेसेनियल मतलब 10 सालों में एक बार होने वाले सेंसस होने वाले हैं, और कितने फेजेस में होंगे बच्चा, ये 2 फेजेस में किए जाएंगे, गौर करना। और 2 फेज कौन कौन से होंगे, पहले में सारे घरों की सब कुछ यहाँ पे लिस्टिंग होगी, उनकी घरों का सेंसस होगा, मतलब क्या है आपके घर में, क्या नहीं है, क्या अम्यूनिटीज हैं, क्या नहीं है आपके पास, क्योंकि बेटा फिर सरकार ने पॉलिसी भी तो बनानी होती है हमारे लिए, ठीक है, वो सब यहीं से तो होता है। और उसके अलावा सेकेंड फेज क्या होगा, जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, ठीक है। ये 2 फेज तो हो गए, इसी के साथ कास्ट भी, मतलब कास्ट वाइज भी सेंसस इस बार करवाए जाएंगे, मतलब मेरी जाति के लोग और कहां पर कितने हैं, इसका भी एक डेटा हमारे पास निकल कर आएगा, ठीक है। अगला कहता है जो 2027 की जो सेंसस होंगे ये पहले डिजिटल सेंसस होंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, जब भी डिजिटल आता है एक टर्म हम याद रखेंगे, डिजिटल इंडिया। इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप सबको बताया हुआ है पहले भी, 1 जुलाई 2015 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अब अगला क्या कहता है अब इस वाले डेटा को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और प्रॉपर तरीके से चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। समझो, देखो बेटा, सबसे पहले जो वर्ल्ड में सेंसस हुए वो कहाँ पर हुए बच्चे, तो वो इंग्लैंड में हुए, और वो कब हुए, 1800 में हुए, ठीक है। तो पहली बार जनगणना कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में, और 1800 में हुई थी। अब इंग्लैंड का ही पार्ट कौन था बच्चे, इंडिया भी था। अब आप उसे इंडिया कह लो, या फिर उस समय पे आप उसे क्या बोल सकते हैं, आप उसे ब्रिटिश इंडिया भी कह सकते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया किसका पार्ट था, मतलब हम ब्रिटिश इंडिया थे उस समय पे। तो हमारे पास भी सेंसस पहली बार 1800 में करवाए गए थे, पर ये जो 1800 के सेंसस थे ये पार्शियली कलेक्ट हुए, पार्शियली मतलब पूरे डेटा नहीं कलेक्ट हुए, ठीक है। तो ये पार्शियली कलेक्ट हुए, प्रॉपर तरीके से डेटा नहीं आया इसका, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आती है। तो पहला तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1830 की अगर हम बात करें, तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था हेनरी वॉल्टर, और ये हेनरी वॉल्टर सेंसस करवाता है इंडिया में नहीं बच्चे, कहां पर करवाता है, ढाका में, ठीक है। तो आपने याद रखना है 1830 में भी। उसके अलावा 1824 में पहली सिटी जहां पर क्या होते हैं, सेंसस होते हैं, डेट इज इलाहाबाद, ठीक है, याद रखना है आपने। उसके अलावा 1827 और 28 में सेंसस कहां पर होते हैं, बनारस में होते हैं, ठीक है। और बनारस में कौन करवाता है, तो करवाता है जेम्स प्रिंसिप करवाता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि सेंसस का प्रावधान अभी का नहीं है, सेंसस का प्रावधान एक्चुअली में जब आप एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में भी मेंशन है कि लोगों की काउंटिंग होती थी, ठीक है। उसके बाद जब आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हैं तो आप अर्थशास्त्र वाली किताब पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र कौटिल्य की किताब है, वहां पे भी मेंशन्ड है कि किसी प्रकार की सेंसस वहां पर भी होते थे, ठीक है। उसके अलावा फिर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने तो सेंसस प्रॉपर करवाए ना फिर हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया पहले आपके पास, ठीक है, यहाँ पर भी सेंसस हो गए। पर इसके बाद अगर हम नेशन वाइड देखें कि पहली बार प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे नेशन
नेशन वाइड में इलेक्शन कब होते हैं, सॉरी इलेक्शन नियम सो सॉरी सेंसस कब होते हैं, तो डेट इज 1872। और करवाने वाला कौन था, तो लॉर्ड मायो। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो पहली बार पूरे के पूरे देश में जो सेंसस होते हैं वो कब होते हैं, तो वो होते हैं 1872 में, और करवाने वाला कौन था, लॉर्ड मायो, ठीक है। ये समझ में आया। अब पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिया कंडक्टेड सिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस को आप यहाँ पर ऑफिशियल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ध्यान देना, और आप इसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं रेगुलर। तो पहले ऑफिशियल और रेगुलर सेंसस कब से चल रहे हैं, 1881 से, और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रिपन था, ठीक है। कौन था, लॉर्ड रिपन, ठीक है। और रिपन से एक पेपर का क्वेश्चन निकाल लो। रिपन को हम फादर कहते हैं, फादर ऑफ, ठीक है, याद रखना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन, जो बेटा सेंसेस हैं, गौर करना, ये किसके अंदर आते हैं, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, अंडर आर्टिकल 246, ध्यान रखना। तो मतलब जो देश में जनगणना हो रही है या होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कौन, यूनियन, मतलब यूनियन डिसाइड करता है कि कब कब सेंसस यहाँ पर करवाने हैं, ठीक है। एक किसकी ड्यूटी है बेटा, सारी की सारी यूनियन की ये ड्यूटी आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है अपने पास, इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल के बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा अभी हमने पिछले हफ्ते इसके बारे में पढ़ा था कि 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग चल रही है। अगर आपको याद होगा हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये जो मीटिंग है बेटा, इसी मीटिंग के अंदर, अब देखो याद करो, ट्रैकोमा डिजीज याद आया आपको, ट्रैकोमा, कि इंडिया को ट्रैकोमा फ्री कर रहे हैं हम, ठीक है। WHO ने सर्टिफिकेट दिया था, ठीक है। अब क्या बात हुई है बेटा, यहाँ पर आप सबको पता है कि एक टाइम ऐसा आया था पूरे वर्ल्ड में जिसमें एक पेंडेमिक फैला था। उस पेंडेमिक का नाम क्या था, कोविड-19, ठीक है। उस कोविड-19 ने आपको और हमें नहीं, सबको बहुत परेशान करा है, सबको बहुत ज़्यादा परेशान करा, लोगों की नौकरियां गई, सब कुछ हुआ। पर एक्चुअली में सबसे बड़ी बात किसकी थी यहाँ पर, हेल्थ की है, ठीक है। तो हेल्थ से क्या हो जाता है यहाँ पे, हेल्थ की यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कि आने वाले टाइम पर, अब ऐसा कभी परमात्मा ना करे कि ऐसा कोई पेंडेमिक आए, बट अगर ऐसा कोई पेंडेमिक आता है तो हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे हम सब मिलके एक सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, इन सब के माध्यम से इस आने वाले पेंडेमिक को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्यूचर में ऐसा कभी कुछ ना हो, इस तरीके से बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, इसी के साथ क्या हुआ है बच्चे, जो डायरेक्टर जनरल हैं किसके, WHO के, इन्होंने अवार्ड दिया है किसको, प्रोफेसर आवा मारी कॉल्से को, ये सेनेगल से बिलोंग करते हैं, और प्रोफेसर सर बेरियान मेलर, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, हेल्थ में, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। WHO कब बना, क्या क्या कैसे कैसे बताया हुआ है आपको, और कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है किसके बारे में, हेल्थ के बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि पिछले करंट अफेयर मैंने आपको करवाया था। अगला आता है बच्चे आपके पास यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन हैबिटेट की, यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। हैबिटेट क्या होता है बेटा, गौर करेंगे, हैबिटेट का मतलब हो गया घर, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट हो गई। तो यहाँ पर किसके बारे में बात होने जा रही है, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात होने जा रही है। कहता है मलेशिया और UAE दोनों एक साथ मिलकर हेड करेंगे किसको, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसको आप UN हैबिटेट भी कह सकते हैं। कौन से लेके कौन से टर्म के लिए बेटा, तो 2025 से लेकर 19 के टर्म के लिए, ठीक है। अगला कहता है इनके साथ एक को प्रेसिडेंसी भी होगी, ठीक है। कहता है सॉरी, ये जो को प्रेसिडेंसी है इसको कहां पर डिसाइड किया गया कि ये लोग इसको हेड करेंगे, तो नायरोबी में, केन्या में इसका मीटिंग चल रही थी, सेशन चल रहा था, वहां पर डिसाइड किया गया। अब ये जो UN हैबिटेट है बेटा, ये एक्चुअली में किसके ऊपर काम करती है, तो ये काम करती है कि ऐसा अर्बनाइजेशन तो होनी चाहिए, शहरीकरण तो होना चाहिए, पर वो शहरीकरण सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब इस तरीके से प्रॉपर यूज होना चाहिए, या मतलब ऐसे इस तरीके से होना चाहिए कि वो नेचर को ना खराब कर रहा हो या किसी और प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा रहा हो, इस तरीके से उसको देखा जाएगा और ह्यूमन सेटलमेंट
डेवलपमेंट इसके अंदर देखी जाएगी। ठीक है, कहता है यूएन हैबिटेट के हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में ही आते हैं। 1975 में इसे बनाया गया था एंड वाज अपग्रेडेड टू फुल प्रोग्राम, फिर इसे अपग्रेड किया गया 2001 में। ठीक है, और कोई काम का नहीं, इतना काफ़ी है। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मुझे आप बताएंगे कि इंडिया में अर्बनाइजेशन कितनी है, क्या 100% है, कितनी अर्बनाइजेशन है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या आता है बच्चे, अगला आता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब होता है बेटा लेनदार। ठीक है, और डेबिटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देनदार। ठीक है, समझिए, मतलब एक ऐसी कंट्री होगी जिसने क्या करा है, जिसने पैसा डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा किया है, अब उसके पास आना भी तो है ना, वो वापस आपने किसी को पैसा दिया, ईएमआई आ रही है या फिर आप इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, वो सब कुछ तो होएगा। तो कहता है जर्मनी ने जापान को क्या कर दिया है, फेल मतलब सेकंड कर दिया है, सरपास कर दिया है। अब जर्मनी यहाँ पे क्या बन चुका है, लार्जेस्ट क्रेडिटर बन चुका है। ठीक है, चाइना की अभी भी थर्ड प्लेस ही हमें देखने को मिलती है, उसके बाद हांगकांग और नॉर्वे देखने को मिलता है। अगर हम 2024 के एंड की बात करें तो यूएसए वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेबिटर नेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बस फैक्चुअल है और कुछ ऐड नहीं करना है इसमें आपने। चलिए अगला आता है बेटा, आप सबको पता है कि एक फिशिंग के बारे में आप सबको पता है, जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं या फिर कभी इस तरीके से ब्लू रेवोल्यूशन की कोई न्यूज़ आती है तो हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लू रेवोल्यूशन किसके ऊपर जोर देता है बेटा, फिशिंग के ऊपर या फिर जो ओशन इकोसिस्टम है उसके बारे में बात करता है यहाँ पर। तो क्या हुआ है समझते हैं। निकारागुआ बेटा, इसने क्या करा है, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, किसके लिए, फिशरीज सब्सिडीज के लिए। देखो गौर करो, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं बेटा, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो कि किसके आसपास हैं, जो कि आप कह सकते हैं समुद्र या बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के आसपास हैं। तो वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन भी क्या चल रहा है, फिशिंग ही चल रहा है। पर फिशिंग कई बार इलीगल तरीके से भी तो होती है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है, नुकसान भी करती है, इलीगल तरीके से होती है। उन सबको रोकने के लिए एक निकारागुआ ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है नकोजी जो ओकोवांजा एलेवेलिया है, अगर आपको पता होगा तो ये डायरेक्टर जनरल है किसके, WTO के। ठीक है, इन्होंने की है सॉरी और लेडी हैं ये, इन्होंने एक निकारागुआ से एक एग्रीमेंट साइन करवाया। और वो साइन कौन सी कंट्री बनती है ये वाली, तो 101वीं कंट्री बनती है जिसने साइन करा। और क्या कहा कि हम एक्चुअली में किसके ऊपर काम करेंगे, फिशिंग के ऊपर यहाँ पर काम करेंगे। मतलब ये जो एग्रीमेंट है ये बैन करेगा उन सब्सिडीज को, गौर करना, जो कि सपोर्ट करती हैं किसको, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज इन हाई सीज। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। तो मतलब ब्लू रेवोल्यूशन की तरफ यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखना है आपने। अब कहता है इसके साथ का आपके पास यहाँ पे, इसके साथ कहता है आपके पास यहाँ पे साथ ही आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ का। अब एक गौर करते हैं बेटा इसके साथ का। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ समझने वाली, कहता है WTO की जो अब 13वीं मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, 2026 में अबू धाबी में। और अबू धाबी किसकी राजधानी आती है, UAE की आपके पास आती है। ठीक है, एक ये बन गया क्वेश्चन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सबको पता है WTO क्या काम करता है, ट्रेड डिस्प्यूट या ट्रेड से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो WTO संभालता है। इसका पुराना नाम गैट करके आ जाता है आपके पास, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके डायरेक्टर जनरल अभी आपने पढ़ ली है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। कब बना था, 1995 को। मेंबर कंट्रीज कितनी है, 166। और निकारागुआ की कैपिटल आती है मानागुआ। ठीक है, और याद रखना निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक इंडिया का जोड़ते हैं इसके साथ का, ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है, गौर करो, देखो जब भी हम फिशिंग की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी हम फिशिंग की बात करते हैं, इंडिया में बात कर रही हूं मैं, इंडिया में। ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका बच्चे, फिशिंग का। कहां पर, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से राज्यों में फिशिंग सबसे ज्यादा होती है, तो आंध्र प्रदेश, याद रखना कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, मतलब फिश प्रोड्यूसिंग
प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा भारत सरकार ने भी फिशिंग्स को कंट्रोल करने के लिए या फिशिंग्स को और अच्छा करने के लिए कुछ कानून या फिर कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री, याद रखना है आपने, प्रधानमंत्री आ जाता है आपके पास, हाँ, मत्स्य संपदा योजना, क्या नाम आ जाता है, मत्स्य संपदा योजना, याद रखेंगे आप, यहाँ पर एक ये आ जाता है। उसके अलावा एक आ जाता है ब्लू रेवोल्यूशन, आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्लू रेवोल्यूशन एक्चुअली में किसके बारे में बात करता है, तो वो फिशिंग के बारे में बात करता है। उसके अलावा एक आ जाता है आपके पास नेशनल मरीन, ठीक है, नेशनल मेराइन फिशिंग पॉलिसी या फिशिंग प्रोडक्शन पॉलिसी ये आ जाएगी 2017 की, ठीक है। तो इस तरीके से भारत सरकार ने भी इनिशिएटिव ले रखे हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फिशिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इंडिया ने एक प्रेसिडेंसी विन कर ली है, दैट इज IIAS, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे इसको और समझते हैं क्या इसके अंदर आपके पास आ जाता है, ठीक है। गौर करते हैं, समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है इंडिया ने प्रेसिडेंसी संभाली है किसकी, IIAS की। अब IIAS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, साइंसेज, और इसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडिया यहाँ पर जीत गया, किसको हराने के बाद, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद, और ये पहली बार होगा कि इंडिया इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठने जा रहा है। और बात है साइंस की, तो साइंस टेक्नोलॉजी इनके बारे में बात होगी। वी श्रीनिवासन जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवियंस के, वो इसको यहाँ पर हेड करेंगे, ठीक है। तो और इसमें और कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पर आपके पास फैक्चुअल करंट अफेयर है, ठीक है। उसके बाद इंडिया होस्टेड कब करेगा, तो फरवरी 2025 में भी होस्ट करा था इसने। उसके बाद IIAS एक इंटरनेशनल, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंस को लेकर काम करती है, जिसका काम है कि उसके मेंबर स्टेट्स, उसके नेशनल सेक्शन, एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन सबको बढ़ाना और साइंस की तरफ यहाँ पर बढ़ते जाना, ठीक है। चलिए, और इसके अंदर और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि UN के कितने ऑर्गन है, क्या बताए गए थे आपको, 6 ऑर्गन है। उन 6 ऑर्गन में से अब आप एक और बात करने जा रहे हैं, ठीक है। गौर करते हैं, कहता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 5 कंट्रीज को क्या करा है, यहाँ पर चुना है, और क्या बनेगी वो यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर। कौन कौन सी हैं वो, बहरीन, कोलंबिया, DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाटविया और लिबरिया, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया था इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये हम पढ़ चुके हैं। कहता है दीज कंट्रीज विल रिप्लेस, अब इनकी जगह, मतलब ये किसकी जगह पर आने वाली है, तो ये अल्जीरिया, गियाना, सीरिया लियोन, उसके बाद साउथ कोरिया और स्लोवेनिया की जगह पर आने वाली है। इंडिया भी नॉन परमानेंट सीट को हेड कर चुका है, कितनी बार, 8 बार, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा इट ऑल्सो हैड पुट कैंडिडेचर, अब हमने अभी अपना नाम दिया है 2028 और 29 के लिए, ठीक है। उसके अलावा फॉलोइंग वोट्स वर सिक्योर्ड बाय ईच इलेक्टेड कंट्रीज, अब ये तो हमें नहीं काम का बेटा। उसके बाद है 5 इलेक्टेड कंट्रीज विल ज्वाइन द करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स सिलेक्टेड इन 2024, जो 2024 में सिलेक्ट हुई थी, उसमें डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये फिर मैंने आपको बता दिया कि किसका ऑर्गन है, तो ये UN का ऑर्गन है, ठीक है, जिसका मेन काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, फिर उसके 10 नॉन है, ये सब आप इसके साथ पढ़कर वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। गौर करेंगे क्या निकाली, यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल आ जाती है आपके पास यहाँ पे मॉनिटरिंग रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में भी और समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, कहता है आप सबको पता है यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में आपको देखने को मिलते हैं। इसकी रिपोर्ट का नाम है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग, ठीक है, जिसके अंदर देखा जाएगा कि एजुकेशन किस पैमाने पर कैसे चल रही है। ये जो रिपोर्ट है बेटा, ये बताती है बॉय कंटिन्यू टू लैग बिहाइंड गर्ल्स इन रीडिंग प्रोफिशिएंसी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे पैरामीटर होंगे, उसमें एक रीडिंग प्रोफिशिएंसी किया जाता है, एक पैरामीटर जिसमें लड़कियां आगे हैं, लड़के यहाँ पर पीछे हैं। इट फर्दर रिवील दैट ऑन एन एवरेज ओनली 87 बॉय अटेन मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल फॉर एवरी 100 गर्ल, मतलब
कम पढ़ लिख रहे हैं, उसके बाद ये जो गैप है ये मिडिल इनकम कंट्रीज में और बढ़ता जाता है, जहाँ पे लड़कों की तादाद 72 हो जाती है पर 100 गर्ल्स। ठीक है, अगला, इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो 73% ऑफ चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर अनेबल टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड अ सिंपल टेक्स्ट बाय एज 10। ठीक है, ऐसा भी है। और गौर करो, भी हमने उल्लास स्कीम के बारे में भी पढ़ा। वुमेन अकाउंट 57% ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स वर्ल्ड वाइड, मतलब लड़कियों का पार्टिसिपेशन टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा 27% ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स कौन रहे हैं, तो वो विमेंस रही हैं, याद रखना। इंडिया में 60% एलिमेंट्री टीचर्स कौन है, मतलब प्राइमरी लेवल पे टीचर्स कौन है, तो वुमेन है, याद रखना है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन डिक्लाइन शार्पली इन लीडरशिप पोजीशन पर्टिकुलरली एट सेकेंडरी एंड टेरिशरी लेवल, मतलब लड़कियां जो है, जो सेकेंडरी और टेरिशरी याद करो, मैंने आपको बताया हुआ हायर एजुकेशन। ठीक है, सेकेंडरी आपके पास आ गया 9th 10th वाला है ना, वो आ गया। उसके बाद ओनली 5% वुमेन हेल्ड टॉप एकेडमिक पोजीशन एज अ वाइस चांसलर। तो मतलब यहाँ पे एक डेटा लड़कियों के बारे में बताता है कि लड़कियां पढ़ने में एलिमेंट्री तक तो बहुत जा रही हैं, पढ़ाने में भी एलिमेंट्री तक जा रही हैं। ठीक है, पर उसके आगे पहुंचना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, फिर याद करो, यूनाइटेड नेशन का एक और ऑर्गन, क्या नाम था, इकोसोक। तो इंडिया वाज इलेक्टेड टू दी इकोनॉमिक यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 3 सालों के लिए। तो 1 जनवरी 2026 को हम इसको हेड करेंगे, 28 तक हम इसे हेड करेंगे। ठीक है, कहता है इंडिया वाज इलेक्टेड एज वन ऑफ द 18 न्यू मेंबर नेशंस। याद रखना है आपको, कौन जाएंगे इंडिया से परमानेंट, तो क्या नाम आएगा इनका, पार्वथनेनी हरीश जो है वो इंडिया से, यहाँ पर इनको वोट मिले हैं, ये जाएंगे। कहता है फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप, चाइना, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, ये भी इलेक्ट हो चुके हैं। इसके भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA पे आपको देखने को मिलते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, पहले चलिए अगला आता है कौन सा वाला सेक्शन आपके पास, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसको पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं। कुछ याद होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, आपको मैंने बताया था वर्ल्ड नर्स डे बताया था मैंने आपको। ठीक है, हम मई के महीने में हमने पढ़ा था वर्ल्ड नर्सेस डे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो वर्ल्ड नर्सेस डे हम कब मनाते हैं बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए 12 मई को इसको हम यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपके पास। और किसकी याद में मनाते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ही मनाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, समझते हैं। कहता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो 1820 से लेके 1910 तक एक ब्रिटिश नर्स थी, रिफॉर्मर थी, स्टैटिस्टिशियन थी। इनको क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। आपको बताया था मैंने कि क्रीमियन वॉर हुई थी, रशिया के पास क्रीमियन वॉर हुई थी, उसमें लोगों को उठाना, उनको फर्स्ट एड देने का काम करा था किसने दिया था, यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो रशिया और ऑटोमन वाला जो युद्ध चल रहा था, क्रीमिया वाला, वहां पर इनका रोल देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है, किसको बच्चे, नर्सेस को दिया जाता है, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है किस फील्ड में, नर्सिंग में सबसे ज्यादा। ठीक है, ये अवार्ड कब बना था, तो आप याद रखेंगे 1973 में। और किस प्रोफेशन को दिया जाता है, तो नर्सिंग प्रोफेशन को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मिस वर्ल्ड बनी है कौन बच्चे, ओपाल सुचाता चुवंगसिरी। ये कहाँ से आती है, थाईलैंड से, याद रखना है आपने। और कौन सा एडिशन चल रहा था, 72nd, याद रखना है। कहाँ पर हो रहा था, हैदराबाद तेलंगाना, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो कहता है इन्होंने हिस्ट्री बना दी है बाय फर्स्ट वुमेन फ्रॉम थाईलैंड और सेकेंड साउथ ईस्ट एशिया से। क्यों, क्योंकि पहली इंडिया से थी। ठीक है, 2017, तो आपको याद होगा मानुषी चिल्लर, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो मानुषी चिल्लर आ जाती हैं, वो कौन थी बेटा, तो वो 2017 में क्या बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, मिस वर्ल्ड बनी थी, याद रखना है। फर्स्ट रनर अप कौन रही, इथियोपिया से, फिर पोलैंड से। ये इतना तो काम का नहीं है अपने पास, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और इंडिया से कौन रही है, इनकी मतलब ओपोजिशन कह सकते हैं, तो उनका नाम आता है नंदिनी गुप्ता। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर लिख लेंगे। ठीक है, अपने पास नंदिनी गुप्ता आप यहाँ पर नाम लिख लेंगे। अच्छा, पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, तो आपको सबको पता भी होना चाहिए वैसे। क्या नाम आता है उनका नाम आता है रीटा फारिया। क्या नाम आता है, रीटा फारिया। और मैं गलत नहीं तो 1966 में वो यहाँ पर क्या थी, बॉम्बे से, ये इन्होंने क्या किया, बॉम्बे से थी ये, और इन्होंने फिर वहाँ पर मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला,
अगला आता है कुमार मंगलम बिरला, जो कि चेयरमैन है, और चेयरमैन है किसके, आदित्य बिरला ग्रुप के, और इनको अवार्ड मिला है कौन सा, यूनाइटेड नेशन। क्यों? क्योंकि इनका एक इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में एक इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। कहता है इंडियन ओरिजिन अरविंद कृष्णन, जो कि आईबीएम के चेयरमैन है, और एक आते हैं तोशियाकी हशिंगिश, जो भी इनका नाम है बेटा पढ़ लेना, इनको क्या बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव, इनको भी वहां पर अवार्ड दिया गया है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। ठीक है, ये जो अवार्ड है जिसका नाम है USISPF, ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा होगा कहाँ पे, इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा आता है, रिपोर्ट और रैंकिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला आता है बेटा ACI एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग। ठीक है, एयर कनेक्टिविटी मतलब एविएशन की बात हो रही है। तो हांगकांग बेस्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट पेश करी है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक और मिडल ईस्ट एरिया में। इसके अकॉर्डिंग दुबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एयर कनेक्टिविटी में टॉप कर रहा है 2024 के अकॉर्डिंग, याद रखना। उसके बाद शंघाई पोडुओंग जो है वो सेकंड रैंक पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद कतर बेस्ड हमाद इंटरनेशनल, उसका थर्ड रैंक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया से किसका नाम आता है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, और क्या रैंक आता है इसका, तो आप याद रखेंगे 10th रैंक आपको यहाँ पर देखने को इनका मिलता है। ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारे पास यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, कितना लिखा है यहाँ पे, इंडिया की पोजीशन क्या है, 10th। तो ये हमारे काम का हो गया सबके पास। ठीक है, याद रखना है। कहता है CCPI 2025 लेफ्ट द टी, मतलब ऐसी कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे परफॉर्मेंस दे रही हैं, ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो शुरू की 3 है, मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं हुई जो टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 पे आ सकती हूँ। इसीलिए रैंकिंग कहाँ से काउंट हुई है, 4th से काउंट हुई है। तो 4th से कौन आती है आपके पास, डेनमार्क। फिर 6th कौन आती है आपके पास यहाँ पे, नीदरलैंड। फिर कौन सा आता है आपके पास, UK। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन पेश करता है, याद रखना 2005 से इसको पेश किया जा रहा है। 3 बॉडीज हैं इसको पेश करने वाली, जिसमें से एक नाम है जर्मन वॉच, एक आता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और एक आता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये 3 क्या कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को यहाँ पर पेश करते हैं। ठीक है, और इसमें सबको देखा जाता है बेटा कि मतलब इंडिया, मतलब वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज के नाम जो कि क्या कर रही हैं, एमिटर हैं। एमिटर मतलब जो धुआं एमिशन निकाल रही हैं। ठीक है, उनको देखा जाता है। अगर आप ये भी देखा जाता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे हैं, उसके अलावा आप क्लाइमेट के लिए क्या क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, ये सब इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है इंडिया का क्या रैंक हो गया। चलिए अगला आता है कौन सा सेक्शन, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इसके बारे में बात करते हैं। मंगोलिया और हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम आता है बच्चे, जिसका नाम आता है नोमैडिक एलिफेंट। और याद रखना है मंगोलिया की कैपिटल क्या आती है बच्चे, तो आप याद रखेंगे उलन बटार, क्लियर रखना है। ठीक है, और एक बात याद रखनी है आपने कि जो मंगोलिया है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कैसी कंट्री है बच्चे, यहाँ पे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखना है। और कहाँ पर आती है ये, तो ये आती है कहाँ पर बेटा, एशिया में, याद रखना है। बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, रशिया, और किसके साथ, यहाँ पर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम आता है गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, गोबी डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो मंगोलिया में ही देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आपको रशिया दिख जाएगा, साउथ में देखोगे तो आपको चाइना दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है बच्चे, यहाँ पे स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स को भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके साथ। ठीक है, अगला कहता है इंडिया का रैंक 2nd आया है, गौर करना। ठीक है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है और इसमें इंडिया का रैंक कितना आया बच्चे, 2nd, याद रखना है। कौन सा एडिशन था इसका, 26th, याद रखेंगे आप। यहाँ पे कितने मेडल मिले, 24 मेडल। और ध्यान रखना हुआ कहाँ पर है, तो हुआ है साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया बहुत न्यूज़ में रहा है इस हफ्ते। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद चाइना ने यहाँ पर टॉप करा है। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें ऐड करना है। अगला ये आपको बताया हुआ है, ग्रैंड प्रिक्स आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, रेसिंग वाला। चलिए
अगला आता है ग्लेन, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी है वनडे ओडीआई क्रिकेट से, याद रखना है आपने। और उसके अलावा एक और है साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर जिनका नाम क्या आता है, हेनरिक क्लासेन, इन्होंने भी क्या कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, आज मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाती हूँ क्रिकेट के साथ का, ठीक है, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। जैसे मैंने आपको वो तो बताए हैं कप्स वगैरह। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, चैल। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे, चैल हिमाचल प्रदेश में आता है। ये वर्ल्ड का, गौर करना बच्चे, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड आपको कहाँ देखने को मिलता है, चैल में। इसको कब बनाया गया था, तो आप याद रखेंगे 1893 में इस ग्राउंड को बनाया गया था। और कितने मीटर है, तो 2444 मीटर इसका ऑल्टीट्यूड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो पहले राजे महाराजे जो होते थे वो यहाँ पर घूमा फिरा करते थे, अपनी चीज़ें किया करते थे, फिर बाद में इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो ये ऐड कर लेंगे। चलिए अगला आता है इंडियन प्रीमियर लीग, सबको पता है आरसीबी जीत गई। ठीक है, सबको पता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर, और इसके बाद जो स्टैम्पेड हुआ वो भी आपको पता ही होगा। ठीक है, कहता है फर्स्ट इंडियन प्रीमियर लीग ये जीत चुकी है, किसको हराने के बाद, पंजाब किंग्स को, याद रखना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है कृणाल पांडे को क्या मिला है, यहाँ पर आपके पास प्लेयर ऑफ द मैच एंड अवार्ड इन 2 IPL फाइनल्स एंड प्रीवियसली इन MI इन 2017। ठीक है, तो याद कर लेंगे। चलिए, अच्छा एक और चीज़, हुआ कहाँ इसका फाइनल मैच, तो ये हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और अगर आपको याद होगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या आता है, मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आता है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन, ये कहाँ पर हुआ है, कलांग सिंगापुर में हुआ है। चाइना के चेन यूफी ऑफ चाइना क्लिंच वुमेन सिंगल टाइटल लेगी यहाँ पर। उसके अलावा मेन कैटेगरी में कौन आते हैं, कुलनावुट, ये किससे हैं, थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। अब हमें क्या सीख कर जाना है, हमें सीखना है ये इंडिया वाला। ठीक है, क्या लिखा है, इंडियन शटर सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी लॉस्ट इन सेमीफाइनल्स, तो ये सेमीफाइनल में ही हार गए, तो आगे तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, ये इसके साथ जोड़ लेंगे। अगला आता है, अगेन ये हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था कि ये चल रहा है फुटबॉल एसोसिएशन वाला, पेरिस बेस्ड पेरिस सेंट जर्मियाना फुटबॉल क्लब, इसने फर्स्ट एवर अपना ये टाइटल यहाँ पर जीता है। ठीक है, किसको हराने के बाद, इटली के इंटर मिलान को हराने के बाद। कहाँ पर हुआ है ये, म्यूनिक जर्मनी में, आपने याद रखना है। ठीक है, बस इतना हो गया। ठीक है, चलिए अगला कौन सा आता है, बैंकिंग और इकोनॉमी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, कहता है आपके पास आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, आप सबको पता होगा बेटा कि इंडिया में एक तो बजट होता है, बजट तो एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, एक आता है बेटा, एक इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे होता है, शायद आपको पता होगा, जैसे हर स्टेट का एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, वैसे ही सेंटर का भी क्या होता है, एक इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है जिसमें सारी रिपोर्ट आती है कि ग्रोथ कितनी हुई, ग्लोबली ग्रोथ कितनी है, उसके अलावा क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, वो सारा डेटा आता है। बस उसी डेटा के साथ आप यहाँ पर जोड़ेंगे कि आरबीआई भी अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देती है, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो उन्होंने रिपोर्ट पेश करी है। ये रिपोर्ट देना मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में लिखा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं, इसमें एक बैलेंस शीट तैयार हुई है कितने करोड़ की, तो ये पैसा तो आप देख लेंगे इसके साथ का। उसके अलावा इसमें यह भी बताया गया बच्चे कंटिजेंसी फंड के बारे में। कंटिजेंसी फंड क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो इमरजेंसी फंड को क्या कहा जाता है बच्चे, कंटिजेंसी फंड को इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। आप इसे पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर 267 आर्टिकल 2। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बात हुई है और एक्सपेंडिचर भी बताया गया है। उसके अलावा ग्लोबल जीडीपी कितनी है, उसमें से इंडिया की जीडीपी कितनी है, ये भी पूरी की पूरी बताई गई है। एक अच्छा खासा बड़ा पेज आया है पूरा। ठीक है, तो ये बैंकिंग वाले बच्चे अच्छे से इसको करके जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, आरबीआई ने लॉन्च करा है क्लाइमेट रिस्क डेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या करा, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। किससे रिलेटेड है बच्चा ये, तो क्लाइमेट रिस्क से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक गैप हमें फिल करना है, किससे रिलेटेड, मतलब हम क्लाइमेट को भी फोकस करें और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि हम क्लाइमेट को फोकस करने में हम चूक जाए और हम बोले कि फाइनेंशियली हम ठीक नहीं है, तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गैप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यू डेटा प्लेटफॉर्म विल कंप्राइज 2 पार्ट्स। तो एक होगा यहाँ पर, एक होगा वेब बेस्ड डायरेक्टरी रखी जाएगी जिसमें मेटेरियोलॉजिकल, जियोस्पेशियल सारा डेटा यहाँ
पर रखा जाएगा। एक होगा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस डेटा पोर्टल, जिसमें मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर काम करना है, किसको लेकर, इस क्लाइमेट रिस्क को लेकर, ठीक है। इसके 3 डेटा गैप्स होंगे, एक फिजिकल रिस्क, एक ट्रांजिशन और एक आता है कार्बन एमिशन, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें इंडिया FIS फेसेस 2 मेन कैटेगरीज क्लाइमेट रिस्क के अंदर। तो एक है फिजिकल रिस्क विच अराइजेस, जैसे मान लो फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, साइक्लोन या सुनामी आ गया। एक आता है ट्रांजिशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा मतलब ये उनकी मदद करेगा, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और मार्केट सेंटिमेंट एज वर्ड लो कार्बन इकोनॉमी, मतलब जब आप हाई कार्बन से लो कार्बन पे जा रहे होंगे तो उस समय आपको किस तरीके से डील करना है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेगा। इसमें RBI कंप्राइजेस 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, ये आपको कराया हुआ है और इनकी अपॉइंटमेंट अभी अभी हुई है, ठीक है, इसी साल हुई है, ये बताया हुआ है आपको। चलिए, RBI कह रहा, सॉरी, इंडियन जो बैंक्स हैं वो बता रहे हैं, मतलब RBI ने डेटा रिलीज करा है। RBI के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट कराया है, कहाँ है, करवाया है बैंकों में, ठीक है। तो मतलब बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, कहता है 10.6% ईयर ऑन ईयर, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात की गई है, ठीक है। लोग अपना TD करवाते थे, टर्म डिपॉजिट करवाते थे, जो कि लार्जेस्ट शेयर होता था टोटल डिपॉजिट का, और इसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट भी मिलता था। पर अगर अब हम बात करें तो यहाँ पे लोग डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पर घट चुके हैं, क्योंकि लोगों ने पैसा और जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे मार्केट्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट डिपॉजिट की बात करें तो वो 9.8 उतना ही टिका हुआ है अभी भी। हाउस होल्ड कॉन्टिन्यू टू बी प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर टू बैंक डिपॉजिट, मेकिंग अप 60.2 ऑफ द टोटल इन मार्च 2025, ठीक है। तो जो छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे छोटे घर बोलने का मतलब है जो छोटे मतलब घर जो होते हैं, घरों के अंदर छोटे छोटे पैसों को भी जोड़ने की बात और बैंकों में डिपॉजिट कराने की बात की गई है। विद इन हाउस होल्ड डिपॉजिट फीमेल डिपॉजिटर्स कितनी हो गई है, 20.7%। सीनियर सिटीजन डिपॉजिट कितना निकलता है, 20.2%। मेट्रोपॉलिटन कितना निकलता है आपके पास, हाईएस्ट डिपॉजिट ग्रोथ इन एरियाज मिलती है। रूरल एरियाज की जो ग्रोथ है, ठीक है, सेमी अर्बन्स की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो मतलब हम बैंकिंग की तरफ कम ज़्यादा झुकाव दे रहे हैं अपना, ठीक है। अगला आता है डेज, और डेज पढ़कर इसको वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। आइए, लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। देखो बेटा, टोबैको की जब आप बात करते हो तो टोबैको एक प्लांट से हमें मिलता है, तो डेट इज निकोटीनिया, ठीक है। निकोटियोनिया कहते हैं उसको, ठीक है, निकोटियोनिया या सॉरी उसका नाम आता है, हाँ, निकोटियाना, ठीक है, निकोटियाना प्लांट। उसके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनसे निकाला जाता है, क्या यहाँ पर, उससे निकाला जाता है बच्चे आपके पास ये टोबैको, ठीक है। आपने याद रखना है, जो कि हेल्थ के लिए एक बहुत बुरा पदार्थ है, ठीक है। पर अब लोग करते हैं नशा, क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसकी थीम क्या है, अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टेक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट, ठीक है। एक और बात है ना, अगर हम बात करें तो इंडिया में एक टोबैको बोर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना, क्या है अपने पास, एक टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया है, क्लियर रखेंगे आप इसे, जिसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, गुंटूर। और गुंटूर कहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ये कब बनी थी, 1976 में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किससे डील करती है, टोबैको से रिलेटेड सारी चीज़ों से डील करती है, ठीक है। ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, है ना। अगला आता है आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड मिल्क डे, इंपॉर्टेंट है, कब मनाते हैं, 1 जून को, और थीम क्या है इसकी, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, ठीक है। FOA बनवा रहा है, ये तो ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो, एक हम नवंबर 26 को भी मनाते हैं इन नेशनल मिल्क डे, क्या मनाते हैं इस दिन, हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, याद रखना है आपने। और जो नेशनल मिल्क डे है बेटा, वो किसकी याद में मनाते हैं, तो वो हम मनाते हैं वर्गीस कुरियन की याद में मनाते हैं, ठीक है। आप सबको पता है वर्गीस कुरियन को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है, वर्गीस कुरियन को। और इसी व्हाइट रेवोल्यूशन को कई बारी हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ठीक है।
चलिए अगला आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। कहता है अंडरस्कोर द नोशन दैट पेरेंटिंग इज अ लर्नड स्किल रिक्वायरमेंट, टाइम, रिसोर्सेज, सपोर्ट। ठीक है, क्या रोल है माता पिता का ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनके लिए ये डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे। अगला आता है कौन सा वाला, अगला आता है बाइसाइकिल डे। बाइसाइकिल आप सबको पता है कि एक सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, अब तो बहुत कम होता जा रहा है सब चीज़ें। अब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग और चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहता है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बाइसाइकिल का एक कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट में तो है ही है, उसके अलावा हमारी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आप याद रखेंगे एक पूरा का पूरा 1 जून 2025 को, क्योंकि डे तो हमने कब सेलिब्रेट करना था 3 जून को, पर 1 जून 2025 को पूरे के पूरे इंडिया में एक रैली निकाली गई। ठीक है, रैली कह सकते हैं आप यहाँ पर, उसको इस तरीके से बोलेंगे आप, तिरंगा साइकिलिंग रैली निकाली गई। ठीक है, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। और इस साइकिलिंग रैली के साथ साथ, ठीक है, इंडियन एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है शर्वरी बाघ, उनका नाम है शर्वरी बाघ, इनको भी एक अवार्ड दिया गया। ठीक है, इनको एक टाइटल दिया भी कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें अवार्ड दिया भी कह सकते हैं। इन्हें टाइटल दिया, टाइटल आता है आपके पास यंग फिट इंडिया आइकन का इनको टाइटल दिया गया। ठीक है, तो इसके साथ जोड़ सकते हैं। चलिए अगला लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास, जिसका नाम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। ठीक है, क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है 5 जून को हम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी के लिए डे को मनाते हैं। इसकी अगर हम थीम की बात करें तो थीम है इसकी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। याद रखना है आपने, जो प्लास्टिक बेस्ड है वो किसको इफेक्ट करता है, हमारे इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन हेल्थ, सबको यहाँ पर परेशान करता है। ठीक है, उसके अलावा कहता है द रिपब्लिक ऑफ कोरिया होस्ट द ग्लोबल सेलिब्रेशन फॉर द सेकेंड टाइम। पहले उन्होंने कब हेल्ड करा था, 1997 में, मैंने अभी आपको जोड़ के भी बताया था। ठीक है, इसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बैनियन सैपलिंग लगाए। ठीक है, बैनियन सैपलिंग का मतलब क्या हो गया, जो छोटे छोटे बरगद के पौधे होते हैं उनको यहाँ पर लगाया गया, और उनको एक इनिशिएटिव के अंदर लगाया गया, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि उनको एक प्रोग्राम के अंदर लगाया गया। उस प्रोग्राम का नाम था एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, याद रखना है आपने, क्या नाम है इसका, तो एक पेड़ माँ के नाम, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और याद रखना ये जो इनिशिएटिव है, जो ये एक पेड़ माँ के नाम वाला जो इनिशिएटिव है, इसको चलाया जा रहा है किसके अंदर, अरावली ग्रीन बेल्ट। गौर करना, क्या नाम है इसका, अरावली ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट के अंदर इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, और एक बात और बेटा यहाँ पर आप क्लियर रखेंगे, जो एक पेड़ माँ के नाम ये जो प्रोग्राम है, इसको चलाया गया था कब, पिछले साल 2024 में, और कब, 5 जून को। ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कौन से पौधे लगाए हैं, तो आप याद रखेंगे बैनियन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, चलिए, और जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है अरावली का, क्योंकि आप सबको पता है राजस्थान एक डेजर्टी एरिया है जहाँ पर आपको पेड़ पौधे कम देखने को मिलते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।